हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 क्या है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का क्या तात्पर्य है, कोई बताएगा? भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे कि हम जो परिवर्तन अपने आसपास देखते हैं वो क्या है? भौतिक। मतलब कि कुछ परिवर्तन तो प्राकृतिक होते हैं, है ना। जैसे कि हमने बीज बोया, पौधा बड़ा हो गया, ये क्या है? प्राकृतिक है। ऐसे ही जब हम भी छोटे थे फिर धीरे धीरे बड़े हुए, है ना। आप जैसे कि आपने अपनी मम्मा को भी देखा होगा, क्या करती हैं वो अपने रसोई घर में जब दही बनाती है तो पहले दूध को गर्म करती है, उसमें थोड़ा सा दही डाल देती है खट्टा, है ना। फिर उसको क्या कहते हैं, रख देती हैं, सुबह तक पूरा का पूरा दही तैयार हो जाता है ना। ऐसा आपने अनेक परिवर्तन होते हुए देखे होंगे जो कि प्राकृतिक है। ऐसा पहले भी होता था और अब भी होता है, ये बिल्कुल सेम ही होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन से क्या आपका है, हमारे को हमारा जो भोजन है उसे भी तो हम एक पचाने के लिए हमें एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ना। क्या कहते हैं, जैसे हम भोजन खाते हैं तो फिर हमारे अंदर वो भोजन धीरे धीरे पचाने के लिए एक एसिड तैयार होता है ना। जैसा कि आपने पिछले पाठ में भी पढ़ा था। तो क्या होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ऐसे ही कुछ अनेक जो रासायनिक परिवर्तन हैं वो हम कहाँ देखते हैं? जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो उन्हें बड़ी बड़ी लैब्स में तैयार करते हैं, है ना। पर जो प्रयोगशाला होती हैं उनके अंदर भी इन सब को तैयार करते हैं। आपको समझ आया होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब इसे समझने के लिए हम पढ़ेंगे पाठ को। देखो, जैसे कि ये बता रहे हैं, दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। ये जो परिवर्तन है ज़रूरी नहीं है कि दो ही पदार्थ में हो या एक ही पदार्थ में हो, अनेक पदार्थ भी मिलकर कई बार परिवर्तन करते हैं, वो भी उनके अंदर सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माता जी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। देखो, माता जी ने क्या कहा, गर्मियों में सब नींबू पानी पीते होंगे, है ना। तो क्या कहती है मम्मी कि पहले इसके अंदर शक्कर घोलो, है ना। सभी ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद क्या कहती है, शक्कर का विलयन बनाने का एक परिवर्तन है। अब पानी आपका जल कैसा हो गया? मीठा मीठा हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या कहती है, इसके अंदर एक नींबू भी डाल लो तो खट्टा और मीठा। फिर इसके अंदर एक नमक भी डाल लो, तो कई सारे आपने उसके अंदर पदार्थ डाले, है ना। डाले है ना, क्या क्या डाला है? पानी के अंदर शक्कर भी डली, नींबू भी डला, नमक भी डला, तो अनेक पदार्थ डल गए इसके अंदर और हमें क्या मिला। और आप देखोगे जैसे पहले आपने सादा जल था वो वैसा ही थोड़ी दिखाई देगा आपको, जब आप पियोगे तो उसका स्वाद भी बदल जाएगा, है ना। बिल्कुल। अब देखो, इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। जैसे दूध से भी दही जमाती है मम्मी, दूध को सर्दियों में थोड़ा सा गर्म कर लेती है, गर्मियों में नहीं करती। तो फिर उसके अंदर थोड़ा खट्टा डालती है, फिर सुबह तक क्या हो जाता है, दही बनकर तैयार हो जाता है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। जैसे कई बार आप अगर दूध को बाहर रख के भूल जाओ तो वो खट्टा खट्टा सा भी हो जाता है। ये भी क्या है? एक परिवर्तन है जो क्या है? प्राकृतिक है। अब देखो, खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब जो हम चोटी में रबड़ लगाते हैं उसको खींचते हैं तो ये भी क्या है? एक परिवर्तन है।
हाँ, और अब देखो ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। आपको 10 परिवर्तन के बारे में बताना है। जैसे कि हम सुबह सुबह चाय पीते हैं, तो चाय बनाना एक परिवर्तन हो गया। उसके अंदर क्या डला? दूध, चाय पत्ती, चीनी और दूध। तो क्या तैयार हो गई हमारी चाय। अब देखो एक और है, हम पनीर बनाते हैं, जैसे काफ़ी सारा दूध रखा होता है, तो अगर हम दूध के अंदर थोड़ा सा नींबू या सिरका डाल दें तो क्या तैयार हो जाता है हमारे पास? पनीर तैयार हो जाता है। अब उसी अगर दूध में हम थोड़ा सा चावल को डाल दें और चीनी को डाल दें, क्या तैयार हो गई हमारे पास? खीर तैयार हो गई, है ना। अब ऐसे ही लो, जैसे हमने गुड़ तैयार करा है, उसके अंदर थोड़े से तिल डाल दें तो क्या बन गई? वो गच्चक, है ना। और देखो अब सूजी है, सूजी को अगर हम थोड़ा सा पानी के अंदर घोल लें और उसके अंदर उसको तवे पे बना ले, क्या बन गया? सूजी का पूड़ा तैयार हो गया। सभी ऐसा देखते होंगे अपने माता जी को करते हुए कि रसोई घर में, है ना। और देखो अब जैसे बेसन है, बेसन से भी अनेक पदार्थ तैयार हो सकते हैं। बेसन, सूजी, मैदा। अगर हम इसके अंदर नमक डाल देंगे तो नमकीन कोई वस्तु तैयार हो जाएगी। अगर हम कुछ मीठा डालेंगे तो हमारे पास मीठा तैयार हो जाएगा। अब जैसे गाजर आती है, तो हम गाजर का क्या कर सकते हैं? गाजर को काट के भी खा सकते हैं, और गाजर का जूस बनाना चाहें जूस बना ले, तो ये भी एक परिवर्तन है। या गाजर का अगर हम हलवा बनाएं, है ना। समझ में आ रहा है ना सभी को। अब देखो क्या कहते हैं, अब जैसे हमने बेसन लिया था, अगर हम उसे तल लें तो हमारे पास छोटी छोटी क्या हो जाएंगी? बूंदी, जो हम रायते में डाल के खाते हैं। और भी अगर आपके माइंड में आते हैं आप लिख सकते हैं इसके अंदर। इनसे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अब अगले पढ़ते हैं क्या लिखा है। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक, जैसा कि ऊपर पढ़ा था। सबसे पहले हमें पढ़ना है 6.1, क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्रियाकलाप 6.1 क्या कह रहा है? कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाएं जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें, जैसा कि आपको चित्र 6.1 में दिखाई दे रहा है। आपने एक पेपर लेना है, उसके क्या करने हैं? 4 पार्टीशन करने हैं। ओके, फिर उसके बाद उन 4 पार्टीशन करने के बाद उसमें से एक पार्टीशन को आपने उठाना है। उस पार्टीशन के भी फिर आपको 4 टुकड़े काटने हैं बराबर बराबर। अब देखो स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? ये देखो जैसा आपको दिखाई दे रहा है 6.1, परिवर्तन हुआ है ना कागज के टुकड़ों में, चित्र जैसा 6.1 में दिखाई दे रहा है। हुआ है ना। कागज के गुण में क्या परिवर्तन होगा? कागज तो कागज ही रहेगा, पर पुनः वैसा नहीं जुड़ पाएगा, पर परिवर्तन तो हुआ है ना। अब देखो क्रियाकलाप 6.2 देखते हैं। अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर लें, अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना ले। इसे चौक के आकार में बेल कर सूखने दे। क्या आप चौक के चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? बन सकता है फिर से चौक? मुझे तो लगता है ये थोड़ा मुश्किल है कि दोबारा से वैसा चौक नहीं तैयार होगा। अब देखो अगला क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 6.3।
क्या है, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी सी बर्फ़ लीजिए। बर्फ़ से थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ़ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण बर्फ़ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ़ बन गया? देखो, पहले क्या करा है, आपको एक बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, उसको कांच या प्लास्टिक के आपको बर्तन में रखना है, कटोरे में रखना है थोड़ी देर धूप में, तो वो बर्फ़ पुनः पिघल के क्या बन गया, पानी बन गया। फिर आपने क्या करा कि क्या कहते हैं, उसको पिघलने के बाद फिर से क्या करा आपने, उसी पानी को, उसी कटोरे को दोबारा से बर्फ़ बनने के लिए रख दिया। क्या जल फिर से ठोस बर्फ़ बन पाएगा? उतना ठोस वो नहीं तैयार होगा। बर्फ़ तो बन जाएगी पर वो उतना ठोस नहीं बनेगा। समझे? अब देखो, अगला है क्रियाकलाप 6.4। देखो, एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? जब आपने थोड़ा सा जल लिया और उसे क्या कहते हैं, अपने गैस पे या चूल्हे पे उसे उबलने के लिए रखा, गर्म होने के लिए रखा, तो नीचे से थोड़ी सी भाप निकलती हुई आपको दिखाई देगी। बिल्कुल देगी। उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपरी किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। अब देखो, आपको क्या कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई एक बर्तन रखिए, जैसे प्लेट इत्यादि। आप उसके ऊपर ढक के रखेंगे तो क्या होगा, उस प्लेट को अगर आप उठा के देखेंगे तो उसके ऊपर पानी की कुछ छोटी छोटी बूंदें आपको उसके ऊपर दिखाई देंगी। तो वो क्या है, भाप से जो बूंदें हैं वो किससे तैयार हुई हैं, भाप से, और वो पुनः किसका रूप ले लेंगी, पानी का। ठीक है, पानी से भाप तैयार हुई, भाप से फिर हम पुनः पानी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको वहाँ जल की कोई बूंद दिखाई देती है? बिल्कुल देगी। अब देखो, आपको सावधानी क्या क्या रखनी है। ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें। आपको जब भी आप किसी गैस के आसपास या कोई लकड़ी जहाँ जल रही हो वहाँ पे आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। अब आगे देखो, उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। जब भी आपने क्या कहते हैं, कुछ भी लोहे का सामान है उसे गर्म करा है तो उसे किससे पकड़ना है आपको, चिमटे से। ब्लेड के मुक्त सिरे के अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। ठीक है, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करिए। आपको क्या करना है, कुछ मिनट इंतज़ार करना है। क्या ब्लेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। आप अगर किसी लोहे के बर्तन को गर्म करने के लिए रखेंगे गैस पे तो उसके अंदर परिवर्तन होगा। ऐसा आपने अपने घर पे भी देखा होगा, किसी लोहे की कढ़ाई में जब आप खाना पकाते हैं तो क्या कहते हैं, उसका रंग थोड़े दिनों के पश्चात काला काला पड़ने लग जाता है। अब देखो, ब्लेड को ज्वाला से हटाए। आपको क्या करना है, उसको हटाना है। कुछ समय बाद अग्र भाग को पुनः देखिए। कुछ समय के बाद फिर से देखना है आपको, क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? वापस आ जाएगा? नहीं। अगर आप पहली बार प्रयोग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आ जाएगा पर पूरा वैसा का वैसा आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपने उसी बर्तन को 2-3 बार प्रयोग करा है तो वो काला काला पड़ना शुरू हो जाएगा। अब देखो, क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज तथा चौक के आमाप साइज में परिवर्तन, उनके साइज में परिवर्तन हो जाएगा और वो वैसे भी आपको दिखाई नहीं देंगे जाता। क्रियाकलाप 6.3 और 4 में क्या करा है, ने जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, जल की भी हो जाती है, ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। देखो, ठोस पहले बर्फ क्या थी, ठोस थी, उससे क्या बनाया, द्रव मतलब लिक्विड।
ठीक है, आपने बनाया। ठोस हमें था, बर्फ थी। और द्रव क्या बनाया आपने, उसका पानी बनाया था उसे धूप में रखकर। फिर पुनः उसको किस में डाल दिया था, ठोस होने के लिए रख दिया था। अब देखो आपने क्या करा था, गैस से जो भाप निकल रही थी उससे क्या बनाया, द्रव बनाया। जो पानी की छोटी छोटी बूंदें आपको इस प्लेट पे दिखाई दी। अब देखो क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने का परिवर्तित हो जाता है, उसका भी रंग बदल जाता है। पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। जो उसका पहले साइज होता है, उसका जो रंग होता है, आकार होता है, गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण। तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जब उसको आपने पुनः चेंज करा तो उसके गुणों में भी चेंज होगा, उसके आकार में भी चेंज होगा, उसके रंग में भी चेंज होगा, उसकी अवस्था भी चेंज होगी। ये क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब आगे पढ़ो। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। आप देखो, इसमें आपको कोई दूसरा पदार्थ नहीं बनेगा जो भौतिक होते हैं। अब जैसे दूध को आपने बनाया, दही, तो यही बोलते हैं ना कि ये दूध से बनी है ना। तो उसके अंदर ये तो नहीं हुआ कि जब वो दही बन गई तो उसका रंग रूप सब बदल गया। पर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, उसके रंग, रूप, आकार सब में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। हम पढ़ेंगे 6.2 रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगने का एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। देखो, सभी को पता होगा, जैसे जो लोहे का सामान ऐसा दिखाई दे रहा है आपको चित्र में भी, जिसने नहीं देखा हो। चित्र 6.2, लोहे की कुछ जंग लगी वस्तुएं। ये क्या हुआ, इसके अंदर परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब देखो क्या क्या है, कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें। आपने क्या करना है, लोहे की वस्तु कोई भी लेनी है और उसको थोड़े दिन के लिए खुले में रख देना है। तो इस पर भूरा रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। इस पे क्या होता है, एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर जंग लग गया, अब ये किसी काम में नहीं आएगा। और धीरे धीरे अगर वो वस्तु वहीं पर पड़ी रहेगी तो वो क्या कहते हैं, हमारे किसी काम में भी नहीं आएगी। हम उससे कुछ दोबारा रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। ये इसीलिए कहते हैं कि जैसे आपको जिस वस्तु की आवश्यकता हो, आपको उतनी ही वस्तु लेनी चाहिए। ऐसे आपको इतना वेस्ट इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अभी आपके पड़ा रहेगा तो पड़े पड़े ये गल जाएगा, सड़ जाएगा, तो उतना उपयोगी नहीं रहेगा। आप इसको दोबारा रिसाइकिल करके भी कुछ नहीं बना सकते। रंग के पदार्थ की परत जम जाती है, ये पदार्थ जंग कहलाता है। और ये प्रक्रम जंग लगना कहलाता है, जैसा आपको चित्र 6.2 में दिखाई दे रहा। पारक अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचे या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी जाती है में जंग लग जाता है। आपने देखा होगा, ऐसा आपने भी देखा होगा, जो लोहे की बेंच होती है उस पर जब पानी लगता है, फिर धूप लगती है, तो उन सब में जंग लग जाता है। इससे बचने के लिए जो लोहे की जैसे खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, इनसे बचने का क्या है उपाय? इनसे बचने के लिए हमें इन्हें समय समय पर पेंट करते रहना चाहिए, है ना। जो आपने पार्क इत्यादि में बेंच भी देखे होंगे, वो कुछ समय समय के बाद क्या करते हैं, वो सब उसकी देखभाल करते हैं, उसे क्या करते हैं, अच्छे से पेंट करके रखते हैं कि जिससे उसके ऊपर जंग ना लगे। कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ी आदि
को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाता है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाता है। ये देखो, ये हमने अपने घर में भी देखा। अगर हम लोहे के तवे को कुछ देर ऐसे ही पानी में छोड़ दें गीला, तो क्या कहते हैं, उसके अंदर भी जंग लगना शुरू हो जाता है। और जो कुल्हाड़ी होती है, हथौड़ी होती है, ये तो सभी के घर में होती होंगी, देखा भी होगा आपने। तो इनके अंदर भी क्या हो जाता है, अगर आप इसको ऐसे ही गीला सीला छोड़ दें तो इनमें भी क्या लगना शुरू हो जाता है, जंग लगना। जंग लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तन पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। जो लोहे के ऊपर जंग लगा है वो भी इससे क्या होता है, भिन्न होता है जिस पर यह लगती है। अब और हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो, क्रियाकलाप जो 6.6 है, शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए सावधानी। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है ना। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की और अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। अब देखो, जो तार होती हैं, जल रही होती हैं, उनको अधिक समय तक हमें टकटकी लगा के नहीं देखना चाहिए। याद रखिएगा इस बात को। मैग्नीशियम की जो पतली पट्टी, फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। आपको क्या करना है, जो तार है उसका एक टुकड़ा लेना है। इसके सिरे को रेकमाल से साफ करना है। जैसा कि आपको चित्र एक देखो, ये टुकड़े का जलाते हुए आपको दिखा रहे हैं चित्र 6.3 में, मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता। फिर आपने क्या करना है, उसको रेकमार से साफ करना है। उसको रेकमार से साफ कर लीजिए। सिरे की मोमबत्ती की लो के पास लाइए। उसका जो सिरा, आपको उसको कहाँ लाना है, मोमबत्ती की लो के पास। ये चमकदार सफेद जो श्वेत प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। धीरे धीरे ये जलने लगेगी, जैसा आपको चित्र 6.3 में दिखाई दे रहा है। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है। उसका थोड़ा सा आपको उसका पाउडर भस्म दिखाई देगी जब वो जल जाएगी। तो क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है। ये मैग्नीशियम की तरह नहीं दिखाई देगी। देखो, इन्होंने बताया मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ध्यान दें कि यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनाना या हो जाता है। यह पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही यह छात्रों से अपेक्षित है। ये आपको सिर्फ बताने के लिए ही ये एग्जाम्पल लिया है, इसका कोई अन्य उपयोग नहीं है। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है। अब देखो, भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। आपने क्या करना है, उस जो भस्म तैयार हुई है उसके अंदर थोड़ा सा क्या मिलाना है, जल, और उसे आपको अच्छी तरह हिलाना है। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र में परीक्षण कीजिए। आपको क्या करना है, 2 लिटमस पेपर लेने हैं, ब्लू और रेड। ठीक है, क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह आपको चेक करना है। जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू कर देता है। क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो नीला है उसको लाल कर देता है, लाल को नीला, ऐसा आपको बताना है। इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय।
अब देखो ये जो आपने करा है एक्सपेरिमेंट, जो क्रियाकलाप आपने एक्टिविटी करके देखी है, इसको आप किसमें कौन सी उसमें वो करेंगे, वर्ग करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय, किस में बताएंगे। भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। हम इसको किसके अंदर लेंगे बताओ, अम्लीय या क्षारकीय। अम्लीय के अंदर लेंगे, एसिडिक जो होता है उसके अंदर इसको कंसीडर हम करेंगे। अब देखो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस H2O क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ऐसा आपने अध्याय 5 में भी पढ़ा था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, ठीक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम को जलने पर बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनाता है। हमने ये जो पढ़ा था कि आप इसको बताएं कि अम्लीय या क्षारीय, ये तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि आप इसको किस में कंसीडर करेंगे। तो ये क्या हुआ, क्षारकीय, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज में भी क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो और ये कहाँ पर होगा ये परीक्षण, ये नेचुरल तो नहीं है, ठीक है, ये किसी लैब में ही आप इसको करके देखेंगे। तो ये किस में हम कहेंगे, इसको क्षारकीय में कहेंगे। कितनों ने ध्यान से पढ़ा था, इसीलिए ऐसा पूछ रही थी मैं कि पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। तो किस में लेना है उसको, क्षारकीय में। अब देखो एक नया करके देखेंगे एक्टिविटी, क्रियाकलाप 6.7। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए क्या करना है आपको, कांच के गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट नीला थोथा घोल लीजिए। एक गिलास लेना है आपको या एक कटोरी लेनी है, चौड़े मुंह का होना चाहिए, उसमें आधा कप पानी डालना है आपको, और क्या डालना है, नीला थोथा। इस विलियम के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, ठीक है। आपको नीले रंग का विलियन मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, नीले रंग का, ठीक है। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलियन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। क्या करना है आपको, एक परख नली, एक टेस्ट ट्यूब, या फिर आपको एक कांच की छोटी बोतल में थोड़ा सा इसका आपको बचाना है। शेष विलियन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। आपको क्या करना है, कील डालनी है उसमें या यूज हुआ ब्लेड डाल देना है। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलियन के रंग को देखिए, उसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलियन के रंग से कीजिए। ये देखो जो 6.4 में है, कॉपर सल्फेट का विलियन क्या था, नीला, फिर उसमें क्या डाल दिया, ब्लेड का टुकड़ा डाला इन्होंने। अब क्या बन गया ये, आयरन सल्फेट। आयरन क्यों बोला है, जो ब्लेड किसका बना होता है, लोहे से बनता है, लोहे से तैयार होता है, तो इसलिए क्या नाम दे दिया इसका, आयरन सल्फेट। थोड़ी देर के बाद देखोगे आप तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, हल्के हल्के हरे रंग का दिखाई देगा, जैसे चित्र 6.4 में दिखाई दे रहा है। लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलियन के रंग में परिवर्तन, उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या आपको विलियन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, नीले से क्या हो गया, एकदम हरा। कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। आपने क्या करना है, कील को या ब्लेड को थोड़ी देर के बाद बाहर निकाल लेना। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है, फिर निकाल लोगे तो वो कलर तो वैसा ही रहेगा, वो दोबारा नीला तो होने से रहा है ना। आपको जो परिवर्तन दिखाई देता है वे कॉपर सल्फेट
और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होता है। किसके कारण हुआ ये? कॉपर सल्फेट और लोहे के कारण। विलेन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नया क्या है? एक नया पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। क्या हुआ? इससे एक नया पदार्थ बना है। इससे क्या बना? एक नया पदार्थ। ठीक है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम इसको कैसे बताएंगे? कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 नीला थोथा प्लस लोहा Fe क्या बना के देगा हमें? FeSO4 आयरन सल्फेट विलयन प्लस कॉपर Cu भूरा निष्पेप। इससे आपको ये तैयार होगा आपका। ठीक है। ये जो आपने एक्टिविटी करके देखी है, इसमें क्या करा था आपने? थोड़ा सा नीला थोथा डाला था एक पानी में, फिर उसके अंदर एक कील या एक ब्लेड को आपने छोड़ दिया था। कुछ टाइम के बाद उस पानी का कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ? एक रासायनिक प्रक्रिया हुई जिसमें आपको पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? आपने जो डाला था उससे बिल्कुल विपरीत आपको मिला है। ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं, आपने जो दो सॉल्यूशंस को मिलाया था उससे क्या हुआ? आपका रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट आया। तो ये क्या हुआ? एक रासायनिक प्रक्रिया हुई, भौतिक प्रक्रिया नहीं हुई। अब देखो, अब है क्रियाकलाप 6.8। किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी। आपने क्या लेना है? 1 चम्मच सिरका लेना है और उसके अंदर क्या डाल देना है? बेकिंग सोडा। जैसे ही आप डालेंगे तो उसके अंदर कुछ थोड़े थोड़े बबल्स उसके ऊपर दिखाई देंगे। गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में बाहर निकलते दिखाई देगा। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी से भी गुजारिए। आप इसको जो ताज़ा चूना बना है उससे भी गुजार सकते हैं। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप ताज़ा चूना ले सकते हैं। उसमें भी जब आप पानी उसके चूने के अंदर डालेंगे तो एकदम से उसके ऊपर छोटे छोटे बुलबुले और आपको ऐसे भाप सी बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में बताई थी। चूने को कैसे पानी में मिलाते हैं ऐसा हमने पहले पढ़ा था अध्याय 5 में। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होगा उसके अंदर? एक तो वो पानी गरम गरम सा आपको प्रतीत होगा और उसके ऊपर से भाप निकलती हुई दिखाई देगी। कुछ समय तक आप उसको हिलाएंगे नहीं तो क्या होता है? चूना नीचे बैठ जाता है और पानी पानी आपको ऊपर दिखाई देता है। और अगर हम उसी चूने के अंदर कोई भी रंग डाल दें, नीला काला, तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। और इसे हम किस में प्रयोग करते थे? अपने घरों में सफ़ेदी करवाने के लिए इसका बहुत प्रयोग करते थे। अब देखो, परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। सिरका लिया, एसिडिक अम्ल, खाने का सोडा लिया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया CO2 प्लस अन्य पदार्थ। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और सिरका प्लस खाने का सोडा, तो ये क्या बन, इधर चूने का पानी ऐसे तैयार हुआ। 6.5 में जैसे दिखाया, चूने के पानी से गैस को गुजरने के लिए व्यवस्था। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। देखो, इसका फॉर्मूला है जो बताया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2। वाटर का क्या होता है? H2O। याद रखना। हाँ, चूने का पानी कैल्शियम CaOH2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या हमें क्या देगा? कैल्शियम कार्बोनेट देगा CaCO
3+H2O वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। ठीक है, ये क्या है, एक मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह देखने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। हम सांस की हमारे लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है, और जो हम रिलीज करते हैं वो क्या होती है, बाहर निकालते हैं जो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को पता है ना। तो उसकी मात्रा हमारे शरीर में अधिक होती है। ठीक है, क्रियाकलाप जैसे 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे, एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ था। ये भी क्या हुआ था, एक नया पदार्थ, भस्म बनी थी उसकी। फिर कॉपर सल्फेट 6.7 में जो आपने देखा क्रियाकलाप में, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे, है ना। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसे चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? बता सकते हैं क्या बना है ये? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होता है। देखो, जो हम भोजन को पचाने में भी हमारी कौन हेल्प करता है? हाइड्रोक्लोराइड पढ़ा था ना कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है पिछले आपने पार्ट में, भोजन को पचाने के लिए। अब फलों को पकाने के लिए भी, जब आपने देखा होगा फल जब पेड़ से तोड़ते हैं हम उसे कच्चे ही पैक कर देते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया देखी होगी। ठीक है, बोलते हैं कि इससे दूर रहिएगा। ठीक है, वो क्या होता है? उसे पकाने का काम करती है ना, करती है ना। वो भी क्या होता है, एक उसके अंदर उन्होंने वो रासायनिक वो डाल रखा होता है कि इससे धीरे धीरे ये पक जाएंगे, जब तक वहाँ पहुँचेंगे बिकेंगे। अब देखो, अंगूर होते हैं कच्चे ही तोड़ लेते हैं तो उसके अंदर भी उसके ऊपर लगा होता है, आपने कई बार देखा होगा वाइट वाइट सा, उसे बोलते हैं अच्छे से धो के खाइएगा। ये भी क्या है? सब विभिन्न रासायनिक परिवर्तन है, प्राकृतिक नहीं है, ये भौतिक नहीं है। मतलब कि भौतिक कैसे होते? पेड़ पे ही लगे रहने देते, जब वो पूरे से अच्छे से धूप में छाँव में पक जाते तब हम तोड़ते, पर वो संभव नहीं था कि इतनी दूर दूर तक उनको हम ले जाके बेच सके। तो हमारी आमदनी कैसे होगी कि हमारा जो फल है, हमारे शहर का फल है, दूर दूर तक जाए, तभी सबको पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा मिलता है ना। अब देखो, औषधि भी रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला का अन्य उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। अब ये देखो, आपके जितने भी ये डिटर्जेंट बनते हैं, जिनसे जो घरों में हैंड वॉश के लिए हम यूज़ करते हैं, वो अपने कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, नहाने के लिए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, ये भी क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है।
अब वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके की गई है। जितनी भी हमें कोई ना कोई नई खोज या नया प्रोडक्ट हमें निकालना होता है, तो वो कहाँ होता है, उसकी खोज कैसे होती है? उसकी खोज सभी रासायनिक तरीके से ही होती है। वैज्ञानिक ही करते हैं। कहाँ करते हैं? अपनी अपनी प्रयोगशाला में, कि हम इसको और इसको मिलाएंगे तो हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। तो क्या कहते हैं, उसी के बाद उसको मार्केट में हम उतारते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। जब हम करते हैं इनको, तो इनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं, तो हमें बहुत सावधानी से इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कैसे क्या होते हैं पढ़ेंगे। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। देखो, जब हम डालते हैं तो कई बार जब हम दो एसिड्स को डाल देते हैं या एक एसिड या एक बेस को डालते हैं, तो क्या होता है, उसमें से कई बार भाप निकलती है, तो वो हमें ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। अगर हम दो गलत चीज़ों को मिला दें तो ध्वनि भी हमें सुनाई देती है, वो एकदम से फट जाएगा, या उसमें से अजीब अजीब सी गंध आने लगेगी, या उनका रंग परिवर्तन हो गया, या उसके अंदर कोई गैस उत्पन्न हुई। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन था। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलाना भी रासायनिक परिवर्तन है। इसको हम ज़रूरी नहीं है मैग्नीशियम के फीते पे ही करें। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी से क्या तैयार कर, लकड़ी जलने के बाद उसका छोटा छोटा वो हो जाता है, वो भी तो हमें भस्मी ही मिलती है ना, ग्रे ग्रे कलर की। अब से ही कोयला होता है, ये भी एक रासायनिक है। पत्तियों को जलाएं, उससे भी तो भस्म तैयार कर सकते हैं, पर हाँ ये है कि उनका जो रंग है और जो उनका स्वाद है, हमें चख के नहीं देखना, प्रयोगशाला के लिए बता रही हूँ, तो वो भी सबका भिन्न भिन्न मिलेगा आपको। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। जब भी आप किसी को जलाएंगे, चाहे कितनी कोशिश कर ले, उसमें से आपको गर्मी महसूस होगी, भाप भी उसके अंदर से निकलेगी। जब आप लकड़ी सर्दियों में जलाते होंगे आसपास, तो उसमें से धुआं भी निकलता है ना, और हमें गर्मी भी मिलती है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसा विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं, जो वायुमंडल में प्रदूषित करती हैं। जब हम दिवाली पे पटाखे चलाते हैं, ऊपर धुआं धुआं सा दिखाई देता है ना हमें, तो ये क्या है, वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसीलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। हर बार आपको बोलते हैं कि पटाखे नहीं जलाने, पर बच्चे कहाँ मानते हैं। अब जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है, तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ये भी तो एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो, सुरक्षितम आवरण क्या है। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। बताते हैं ना, ये ओजोन लेयर है जो हमें क्या करती है, अगर सूर्य की किरणें सीधा धरती पर पड़े तो वो हमारे लिए हानिकारक है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, ऐसा ऐसा आपने सुना होगा। तो हमें उसे वो रखना है, ओजोन लेयर को बरकरार रखना है, तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन का वो करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ऐसा ऐसा बताते हैं आपको। और नहीं तो हम सुरक्षित नहीं जी पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, है ना, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, ऐसा ऐसा आपने सुना होगा।
इससे जो आपका ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघल रहे हैं। ये सब बातें आपने सुनी होंगी। यह हमें सूर्य के प्रकाश से उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ठीक है, ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के उपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती है। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। अब देखो क्या है, संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। देखा होगा जब आप कुछ समय सेब को काट के रख देते हैं तो उसका रंग कैसा पड़ने लग जाता है, भूरा भूरा। सभी ने देखा होगा। तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। आप इसको आलू और बैंगन के साथ भी करके देख सकते हैं। आलू भी आप काट के रखेंगे, थोड़ी देर के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसा घिए के साथ भी कर सकते हैं। जो लौकी होती है उसको काट के देखिए, थोड़ी देर रख दीजिए, उसका कलर भी थोड़ा आपको ब्राउन ब्राउन दिखाना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। ऐसे प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों में के बनने के कारण होता है। क्या ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता? ये रासायनिक परिवर्तन नहीं कह सकते हम इसको। क्या होता है, ये भौतिकी परिवर्तन होता है कि उसका रंग बदल गया। स्वाद थोड़ी बदलेगा। आप थोड़ी समय के बाद जब आपने आलू काट के रखे वो भूरे हो गए तो आप थोड़ी देर के बाद अगर उसकी सब्जी बनाएंगे तो हमें आलू जैसी ही तो महसूस होगा कि आलू की सब्जी बनी है। अब देखो, अध्याय 1 में हमने पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। पहली ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हम जब हम खाना पौधों की मदद से ही तो बनाते हैं, तो हम जब पचाने के लिए क्या करते हैं, एक रासायनिक प्रक्रिया का ही तो प्रयोग करते हैं। अब देखो, अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल है। जब उनके अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं देखते तो उसे क्या नाम दिया था? उदासीकरण कह दिया था। तो ये बिल्कुल एक अभिक्रिया प्रतीत होती है। अब देखो 6.3 जो है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग कैसे लगता है इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए हम जंग लगने की घटना का पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। देखो, अगर हम खुले में लोहे को छोड़ देते हैं तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि वो धीरे धीरे जंग लगने लग जाएगा और आप कुछ दिन उनको वैसे ही रखा रहने दे तो वो धीरे धीरे उनको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। वो किसी उपयोग में नहीं आ सकते। आप उससे कोई वस्तु पुनः नहीं बना सकते। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जो अगर आपने कोई लोहे की वस्तु खरीदी है, वो आपको नहीं समझ में आई, तो आप उसको तोड़ के या फिर उसको गर्म करके उससे पुनः वस्तु बना सकते हैं। ऐसे फेंक दें खुले में तो उसमें क्या लग जाता है, जंग, तो वो बिल्कुल उसको ख़त्म कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि एक ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। हम आजकल लोहे का उपयोग कार, बस, ट्रक, जहाज, जितने भी आपके व्हीकल्स हैं उन सब में लोहे से ही तो बना होता है वो, है ना। और इन सब को तैयार करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लोहे का।
अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। इसमें अगर हम इसकी देखरेख ना करें तो इससे जो हमें हानि होगी वो बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस H2O क्या बनाते हैं मिलके? जंग। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जब आपका लोहा ऑक्सीजन मतलब ताज़ी हवा और पानी के संपर्क में आएगा तभी उसमें जंग लगना प्रारंभ होता है, तभी उसके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है जंग लगने का। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगता है। और इसीलिए जैसे अगर बारिश के दिनों में लोहे में जंग बहुत तेजी से लगता है, गर्मियों में इतना नहीं लगता क्योंकि उस गर्मियों में नमी इतनी नहीं रहती हवा में। अब देखो इसीलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्री तट के निकट रहती है। उसने भी, उसकी सहेली ने भी बताया था कि जो लोहे की वस्तु होती है उनमें जंग जल्दी लग जाता है। अब अगला पढ़ो, हम जंग लगने से रोकथाम कैसे कर सकते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना। हम क्या कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? पेंट कर दें या ग्रीस लगा दें। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सकता है। हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए जितनी भी लोहे की वस्तुएं हैं उनको समय समय पर पेंट या ग्रीस करते रहना चाहिए जिससे कि वह जंग लगने से बची रहती हैं। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। हम उसके ऊपर एक कोटिंग भी कर सकते हैं, ये भी वही काम करेगी उसे जंग से बचाने के लिए। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन ग्लोवेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते देखे होंगे जिससे उसमें जंग नहीं लगता। जो हमारे घरों में पाइपलाइन यूज़ होती हैं उनको इससे कोटिंग करते हैं कि वो लंबे समय तक उनके अंदर जंग ना लगे, क्योंकि ये पाइपलाइन एक बार डली तो हर रोज़ तो नहीं बदली जा सकती। इसीलिए हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। देखो अगले क्या है, क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपरी के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाया जाता है। आपने सुना भी होगा जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत ही खारा होता है। ठीक है, लवण युक्त जल लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। इतना ही नहीं, हमें साल दर साल जो जहाज़ के कई पार्ट्स हैं वो हमें चेंज करने पड़ते हैं, बहुत ही हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? बहुत अधिक होगी, क्योंकि हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छे स्केल पे है। बहुत सारा हमारा जो सामान है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट से भी होता है। अब देखो, स्टेनलेस स्टील लोहे के में कार्बन और क्रोमियम निकेल
तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिससे जंग नहीं लगता। स्टील के बर्तन होते हैं, उन पे जंग नहीं लगता। अब देखो, अब 6.4 है वो क्या है, क्रिस्टलीकरण। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक लवण को समुद्र जल के वाष्प द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टल के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रक्रम क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखो, आपने छठी कक्षा में पढ़ा था कि आप नमक कैसे लेते हैं। आपने क्या करा था, समुद्र के पास खड्डा खोद लिया था, उसमें पानी आता रहता था, पानी तो भाप बन के उड़ जाता, नीचे क्या छोड़ जाता था, नमक छोड़ जाता था, ठीक है। पर वो उतने हमें क्रिस्टल जो थे उतने शुद्ध नहीं थे उसके अंदर। हमारा जो नमक है कहाँ तैयार होता है, मशीनों में तैयार होता है ना, तो वो हमारे शुद्ध होता है एकदम से। अब देखो, सावधानी क्या है, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। आपने जो भी ये एक्सपेरिमेंट करें उसमें सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का ही करना है। और हमेशा जब भी आप जल को कोई भी एसिड या उसके अंदर ये डालते हैं तो उसमें आपको बहुत सावधानी से उसका उपयोग करना चाहिए। अब देखो, क्रियाकलाप जो 6.9 है, क्रियाकलाप 6.9 में अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में ही करना है आपको। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है और उसके अंदर पानी मिलाना है और उसको गर्म करना है। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलते हुए मिलाएं। 6.6 में आपको दिखा रहे हैं, कॉपर सल्फेट डालना है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाने तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो, ठीक है। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लें। अब क्या करना है, छान लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए। अब जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुला या अन्य किसी प्रकार से ना छेड़े। आपको उसको छेड़ना नहीं है। पानी लिया, उसको गर्म किया, फिर उसको क्या करना है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालना है। जब तक डालना है जब तक कि वो उसके अंदर आसानी से घुल रहा है, फिर उसको छोड़ दें। फिर उसको फिल्टर पेपर से छान लें और रख दें ठंडा होने तक, और उसे छेड़ना नहीं है आपको। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देता है? कॉपर क्रिस्टल दिखाई देगा, बिल्कुल देगा। यदि नहीं तो कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो और थोड़े समय तक उसको रखे रहने दें, आपको ज़रूर दिखाई देगा। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। आपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास भी करा। आसानी से आपने समझा कि भौतिक कौन से, रासायनिक कौन से हैं। देखो, ये बीकर के अंदर लिया था कॉपर सल्फेट और ये क्या बन गया, उसके क्रिस्टल। 6.6 में दिखाई दे रहा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। आगे देखो, पढ़ते हैं। प्रमुख शब्द क्या थे? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, क्रिस्टलीकरण, यशद लेपन, भौतिक परिवर्तन, जंग लगना। आपने क्या सीखा इस पाठ में? परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक। अगला क्या पढ़ा? भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, नया पदार्थ नहीं बनेगा उससे। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, समझे। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा अनेक विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है।
ये देखो, ये बताया आपको। प्रश्न 1 अभ्यास करके देखते हैं। निम्नलिखित प्रकरणों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। प्रकाश संश्लेषण भौतिक हुआ या रासायनिक? भौतिक है। जल में शक्कर का घोलना भौतिक है। कोयले का जलना रासायनिक है। मोम को पिघलाना भौतिक है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र बनाना रासायनिक है। भोजन का पचाना रासायनिक है। अब देखो, बताए जो दूसरा प्रश्न है, बताए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। क क्या है? लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटकर एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना रासायनिक परिवर्तन है। असत्य है, रासायनिक थोड़ी हुआ। जलाने के बाद जो उसके छोटे छोटे टुकड़े या वो बचेगी तो वो है रासायनिक। तो अब देखो, ख क्या है? पत्तियों के खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक नहीं है, रासायनिक है। असत्य है ये भी। अब देखो, ग क्या है? जस्ते जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता, ये सत्य है। ठीक है। आप देखो, लोहे और जंग एक ही पदार्थ हैं, हाँ बिल्कुल सत्य है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जो भाप है उसका संघनन रासायनिक है, असत्य है। अगला देखो, प्रश्न जो 3 है। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। क क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। ये देखो क्या है? निम्नलिखित कथनों का रिक्त स्थानों में भरना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश बनने के कारण दूधिया हो जाता है। क्या बनने के कारण? जब कार्बन डाइऑक्साइड के चूने को क्या बन जाएगा? CaOH कार्बन ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसका कलर कैसा दिखाई देता है? दूधिया दूधिया। अब देखो, खो क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा, सुना होगा आपने। ग क्या है? ऐसी 2 विधियों जिनके द्वारा लोहे के जंग लगने से बचाया जा सकता है। क्या क्या विधि पड़ी थी? एक तो हमने पेंट और ग्रीस, है ना, ग्रीस है। ग देखो, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है। क्या होता है? पदार्थ के गुणों में क्या आएगा? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। आप देखो, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं डैश परिवर्तन कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब देखो, चौथा क्या है? जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? किस प्रकार का है? रासायनिक है। और हम इसे कैसे समझा सकते हैं? ऊपर आपने पढ़ा भी है, इसे आप बता सकते हैं। अगर हम सोडे में नींबू की कुछ बूंदें मिलाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। देखो, 5वां क्या है? जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तन को पहचान कीजिए। ऐसे कि किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हों। आपको मोमबत्ती में बताना, मोमबत्ती उन्होंने बताया कि जिसमें दोनों परिवर्तन हो रहे हैं। आपको एक और उदाहरण लेना है जिसमें कि यह दोनों प्रक्रिया हो रही हो। क्या ले सकते हैं आप इसके अंदर? जिसके अंदर दोनों ही हो रही हो, भौतिक भी और रासायनिक भी। आप एक लकड़ी के टुकड़े को भी ले सकते हैं, उसे जला भी सकते हैं, तो इसमें भी दोनों प्रक्रिया होगी। और आपको आपके दिमाग में आए तो आप वो भी सोच के लिख सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखो, जो छठा है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? आप कैसे दिखा सकते हैं कि यह रासायनिक है? दही का जमना हमने
ऊपर तो भौतिक पढ़ा था, पर जमने के बाद क्या हो जाती है वो रासायनिक, उसकी वो चेंज हो जाती है ना। रासायनिक परिवर्तन कैसे बता सकते हैं इसको, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक तो नहीं बता सकते। दही को कैसे जमाएंगे, ठीक है। अब देखो 7वां क्या है, समझिए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। लकड़ी का जब जलना है वो क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, और जब हम छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो ये भौतिक प्रक्रिया है। तो दोनों ही भिन्न परिवर्तन हो रहे हैं उसके अंदर। जलने के बाद तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ी सी भस्म मिलेगी, काटने के बाद तो उतनी की उतनी लकड़ी ही मिलेगी, बस उसका साइज चेंज हो जाएगा। अब देखो अगला है कॉपर सल्फेट, 8वां जो प्रश्न है आपका, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं इसका वर्णन कीजिए। अभी अभी हमने पढ़ा है कॉपर सल्फेट के कैसे क्रिस्टल बनते हैं। उसके अंदर आपने एक बीकर लेना था, उसके अंदर क्या डाला, सल्फर डाला, फिर वो कॉपर सल्फेट डालते रहे जब तक कि वो उसके अंदर घुला नहीं, फिर उसको कुछ समय के लिए रख दिया फिल्टर पेपर से छान के, तो उसका क्या बन गया, क्रिस्टल। अब 9वां देखो, समझिए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है, किस कारण से होता है। लोहे को पेंट करेंगे तो उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी, तो हमारा जो गेट है वो तो धूप और छाँव बारिश सब में रहता है, तो उसके ऊपर जब कोटिंग कर देंगे पेंट की तो वो उसे क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा जंग लगने से। अगला देखो 10वां, समझिए कि रेगिस्तान क्षेत्रों की अपेक्षा तट क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। रेगिस्तान से ज़्यादा समुद्र में क्यों लगती है, क्योंकि वहाँ पे नमी हमेशा बनी रहती है, जहाँ पे भी नमी हमेशा बनी रहेगी वहाँ के क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं को अधिक जंग लगेगा। 11वां देखो, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आते ही वह गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब परिवर्तन ए, फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तन से संबंधित हैं, सही कथन चयन कीजिए। प्रक्रम 1, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, या प्रक्रम ए बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, या इनमें से कोई भी नहीं है। ग आएगा, दोनों ही क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन प्रतीत होते हैं। 12वां देखो क्या कह रहा है, अव्ययी जीवाणु जैविक उपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए, फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन में परिवर्तन से संबंधित सही कथन चुनिए। प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, या प्रक्रम ए या बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, दोनों ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो अगला पढ़ते हैं, विस्तामित अधिगम क्रियाकलाप और प्रयोजन कार्य। आपने पहला क्या है, ऐसे दो परिवर्तन का वर्णन कीजिए जो हानिकारक हो, समझाएं कि आप उन्हें हानिकारक क्यों मानते हैं, आप उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। दो आपको ऐसे परिवर्तनों का वो करना है, बताना है जो कि आप जिसे हानिकारक मानते हैं, ठीक है, और क्यों मानते हैं। अब देखो दूसरा क्या है, चौड़े मुंह वाली कांच की 3 बोतल लीजिए, उन पर ABC का चिन्ह लगाइए। बोतल ए को सामान्य नल जल से भरना है, लगभग आधा भर लीजिए। बोतल बी को उसी स्तर तक कुछ मिनट तक उबलते हुए जल से भरिए जहाँ तक कि बोतल ए को भरा था। सी में उसी उबलते हुए जल को उसी मात्रा में लीजिए जितना अन्य बोतल में ली थी। प्रत्येक बोतल में लोहे की एक जैसी कुछ किलो को डाल दीजिए ताकि वे पूरी तरह से पानी में डूबी रहे। बोतल सी के जल में 1 चम्मच पकाने का तेल डाल दीजिए ताकि पानी के ऊपर उसकी एक परत बन जाए।
बोतलों को कुछ दिनों तक ऐसे ही रख रहने दें। प्रत्येक बोतल में से कील को निकाल कर उनका अवलोकन करें। आपके परीक्षणों का कारण समझाएं। आपको बताना है आपने क्या क्या चेंज उसमें देखे, ऐसा करके देखना है आपको। ये जो आपका तीसरा क्या कह रहा है, फिटकरी के क्रिस्टल बनाने हैं आपको। फिटकरी से भी आपको क्रिस्टल तैयार करने हैं। चौथा है, अपने क्षेत्र में खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न किस्म के ईंधनों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। अपने शिक्षक, माता पिता अथवा किसी अन्य व्यक्ति से इस बारे में चर्चा कीजिए कौन से ईंधन कम प्रदूषणकारी हैं और क्यों। जो खाना पकाने वाले ईंधन हैं उनसे आपको जानकारी एकत्रित करनी है। खाना पकाने के लिए हमें किस किस तरह के ईंधन का वो करना चाहिए, जैसे हम सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ये सब इनका प्रयोग करते हैं ना। तो इनमें से कौन सा हमारे लिए है, हाँ बताओ। अब देखो अगला आप पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लोहा का स्तंभ है, जैसे कि आपको चित्र 6.7 में दिखाई दे रहा है, जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार 6000 किलो से अधिक है। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनवाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी है। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके माप की वजह से विश्व भर में सभी भागों के वैज्ञानिक के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। इससे ये जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका है। ले देखो लोहे का जो स्तंभ है, इसके अंदर कोई भी जंग आपको दिखाई नहीं दे रही, और इतना पुराना स्तंभ हमारे यहाँ खड़ा है, लोहे के स्तंभ का चित्र। ठीक है, आप देखना कभी दिल्ली कुतुब मीनार आपको देखने का मौका मिले तो। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा, है ना। अच्छा था ना चैप्टर। आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप नीचे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।